नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग ठोस के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो ठोस के बहुत से गुण होते हैं, जैसे ठोस के वैद्युत गुण, ठोस के चुंबकीय गुण, ठोस के ध्वनि गुण, ठोस में तारत्व का गुण और ठोस में विभिन्न प्रकार के बहुत से गुण उपस्थित होते हैं। परंतु यहाँ पर हम लोग ठोस के दो गुणों के बारे में, एक वैद्युत गुण और एक चुंबकीय गुण का अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें से पहले हम लोग वैद्युत गुण का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। विद्युत गुण या वैद्युत गुण की बात करें तो पदार्थ में यानी ठोस पदार्थ में जो वैद्युत का गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। मीन्स कोई भी ठोस पदार्थ इलेक्ट्रॉन के गति के कारण विद्युत का चालक हो सकता है और विद्युत का चालक नहीं हो सकता है। और दूसरा एक और है, विद्युत का चालक आयन के द्वारा होता है। अर्थात जब जलीय विलयन में कोई आयनिक पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा उसमें आयनों के प्रवाह के कारण सभी जगह फैल जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो विद्युत चालन दो प्रकार से होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा और एक होता है आयन के द्वारा। दूसरी बात आती है कि हम ठोस पदार्थ की बात करेंगे तो लगभग सभी ठोस पदार्थ विद्युत का प्रवाह करते हैं, जिसका जो एरिया है, जिसका की मात्रा है कि पदार्थ में जो चालकता होती है वो लगभग 10⁻20 से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के पास तक होता है। मतलब सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चालकता होती है। अगर 10⁻20 होता है तो ये कहा जाता है कि वो अचालक का कार्य करता है। अगर 10�7 होता है तो कहा जाता है बहुत ही अच्छा चालक होता है। अगर हम विद्युत गुण के आधार पर अगर ठोस का वर्गीकरण करेंगे तो ठोस को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठोस को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक, तीसरा अचालक। तो चालक किसे कहेंगे? चालक मतलब जब कोई पदार्थ अपने में से विद्युत का प्रवाह बहुत ही सरलता से करता है, बहुत ही आसानी से करता है, तो उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। और अचालक पदार्थ जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं करता है या न के बराबर करता है या बहुत कम करता है, वह अचालक पदार्थ कहलाता है। और इन चालक और अचालक की मध्य का पदार्थ जो कि चालक की तरह व्यवहार और अचालक की तरह व्यवहार, दोनों की तरह व्यवहार करता हो, यानी उसके मध्य का जो व्यवहार करने वाला है उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। तो अगर हम इनकी मापन से बात करें तो 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये आपका चालक पदार्थ होता है। इतने परास के रेंज में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वो कहलाता है चालक पदार्थ। और यदि 10⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। और 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है तो उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। तो ये चालक और अचालक की बात यहाँ पर एक सिद्धांत के द्वारा आपको समझना है। मतलब चालक, अर्धचालक और अचालक का जो गुण है उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम लोग
बैंड सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत क्या है? बैंड सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होता है, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से बैंड सिद्धांत को समझाया जाता है। मतलब यह कहा जाता है कि जब ठोस या जब अणु का निर्माण होता है, जब अणु का निर्माण होता है तो परमाणु एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणुओं का चक्कर लगाने लगते हैं, पूरे परमाणुओं का चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के लिए उनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एक कक्षा बनाकर चक्कर लगाएंगे, दूसरे इससे उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा यानी इससे उच्च ऊर्जा में कक्षा बनाकर अपना इलेक्ट्रॉन भ्रमण करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर इनके और इनके बीच एक रिक्त स्थान बन जाता है, या ये एक दूसरे के इनको एक बैंड के आधार पर, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फिर बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फिर बीच में नहीं होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरीके से एक लेयर बन जाता है। तो उसी को हम लोग बैंड कहते हैं, उसी को हम लोग बैंड कहते हैं। और उसी बैंड के आधार, बैंड सिद्धांत के आधार पर हम इसे चालक, अर्धचालक और अचालक की व्याख्या करेंगे। हाँ, एक बात यह है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में जो सबसे ऊपर वाला जो रिक्त होता है उसे चालक बैंड कहते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन का चालन करता है और इसी से विद्युत का प्रवाह भी होता है। उससे नीचे वाले संयोजी बैंड कहलाते हैं। सबसे ऊपर अर्थात सबसे उच्च ऊर्जा वाला जो ऑर्बिटल है वह चालक बैंड कहलाता है, और उससे निम्न ऊर्जा वाला जो ऑर्बिटल है उसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। तो हम चालक की अगर हम व्याख्या इस बैंड सिद्धांत से करें तो यह होता है कि अगर हम ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लें, यह ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लें, तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमने एक ये बैंड या एक लेयर मैंने बनाया जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है तो यह संयोजी बैंड के रूप में माना जाएगा। और एक दूसरा मैंने बैंड बनाया है ये आपका आधा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, बाकी आपका रिक्त है। तो निश्चित है कि जब आधा भरा हुआ है तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने का जगह प्राप्त होता है, अतः यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, जिसके कारण ये चालक का कार्य करता है। अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक की बात करें तो वही चीज है, ये जो है चालक, ये जो है चालकता बैंड होगा और ये होगा संयोजी बैंड। यहाँ पर हम अर्धचालक की बात करेंगे तो अर्धचालक में यह जो संयोजी बैंड है ये तो पूरा भरा हुआ है, और इससे उच्च ऊर्जा वाला जो चालकता बैंड है यह पूर्ण रूप से रिक्त है, पूर्ण रूप से रिक्त है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं गति नहीं कर पाएगा, और पूरा खाली है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ये नहीं, तो गति क्या करेगा। इसका मतलब है कि ये चालक की तरह कार्य नहीं करेगा, परंतु थोड़ी सी ऊष्मा देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके इसमें चला जाता है, गति करके चला जाता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो इसमें कोटर यानी इसमें रिक्त स्थान बन जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन का भ्रमण यानी इलेक्ट्रॉन का गति होने लगती है, और जब इलेक्ट्रॉन की गति होने लगती है तो विद्युत धारा का प्रवाह भी होने लगता है। तो यह आपका मतलब कुछ ऊष्मा देने के कारण इसमें विद्युत चालक का कार्य होता है, ऐसा आपका अर्धचालक कहलाता है। और तीसरा है अचालक। अचालक में अगर हम देखें तो बैंड सिद्धांत के आधार पर एक
संयोजी बैंड जो है ये यहाँ पर हमने बनाया और एक चालकता बैंड यहाँ पर मैंने बनाया। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ऊर्जा का अधिक अंतराल, यानी ये ऊर्जा का अंतराल जो है ये इतना अधिक है कि अगर हम थोड़ा सा ऊष्मा दें तब पर भी, थोड़ा सा ऊष्मा दें तब पर भी यह इलेक्ट्रॉन उस संयोजी इलेक्ट्रॉन ये चालकता बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो ये चालक का कार्य नहीं कर पाते हैं, अर्थात इनकी में चालकता का कार्य नहीं होता है। तो ये बैंड सिद्धांत के आधार पर हम चालक, अर्धचालक और अचालक की व्याख्या करते हैं। बैंड सिद्धांत में हम इलेक्ट्रॉन समुद्र की बात करते हैं। बैंड सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन समुद्र की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन समुद्र भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉन समुद्र का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र बना होता है। अब उसमें जितना होगा परमाणु के नाम उसमें इकट्ठा होते जाते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे और उनका चक्कर लगाना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा समुद्र है और उसमें प्रोटॉन एकत्रित होते रहते हैं। ऐसा ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहता है कि सभी प्रोटॉन एक जगह पर या परमाणु नाभिक एक जगह पर इकट्ठा होंगे और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में कुछ भिन्न प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो उस व्यवहार के आधार पर हम लोग इसे दो प्रकार में बांट दिया जाता है, एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक में यह कहा जाता है या यह होता है कि 14वें समूह, आवर्त सारणी के 14वां समूह, आवर्त सारणी के 14वां समूह और 14वां समूह 14वें वर्ग सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15वें वर्ग, आवर्त सारणी के 15वें वर्ग फास्फोरस या आर्सेनिक का अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। एन प्रकार के अर्धचालक में यह होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, उस इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। और पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है कि जो 14वें वर्ग का सिलिकॉन और जर्मेनियम है वह उसमें 13वें वर्ग के, जैसे एल्युमिनियम हो या गैलियम हो, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसमें जो यह अर्धचालक बनता है उसको हम लोग पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। हम इसे एन प्रकार का अर्धचालक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, सिलिकॉन की संरचना देखेंगे तो सिलिकॉन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यह सिलिकॉन, एक सिलिकॉन इससे, एक सिलिकॉन इधर होगा, एक सिलिकॉन इधर होगा, एक सिलिकॉन इधर होगा, इनसे इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इस तरीके से साझा करते हैं तो चारों इलेक्ट्रॉन, सभी सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजन आबंध में समाप्त हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। परंतु जब हम इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि मिला देते हैं तो एक ठो सिलिकॉन आर्सेनिक से विस्थापित हो जाता है। एक सिलिकॉन का कण जो है वो आर्सेनिक के कण से विस्थापित हो जाता है। जब विस्थापित होगा तब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आर्सेनिक है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, उसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन ना होकर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन का तो चारों तरफ उपस्थित सिलिकॉन से सहसंयोजन बंध से बन जाएगा, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वह उसका रिक्त रह जाता है और इसी 5वें इलेक्ट्रॉन के कारण यह रिक्त रहता है, यानी ये
बच जाता है, मुक्त रहता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के भ्रमण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव, अर्थात इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होने के कारण हम इसे नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक, इसलिए इसको हम एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक कहने का मतलब है कि यह नेगेटिव चार्ज के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करता है। दूसरा है पी प्रकार के अर्धचालक में। पी प्रकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम वैसे ही सिलिकॉन है, सिलिकॉन में चारों इलेक्ट्रॉन चार अलग अलग सिलिकॉनों से सहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं, परंतु जब हम इसमें 13वें वर्ग के गैलियम या एल्युमिनियम को मिलाते हैं, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि गैलियम के संयोजी कोष में मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह जो एक सिलिकॉन के साथ जब बंधन बनाएगा किसी एक के साथ, तो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, तो इसका एक रिक्त बन जाता है। इस तरह से रिक्त या इसे हम लोग कोटर के नाम से जानते हैं, तो ये रिक्त बन जाता है। तो इस रिक्त के कारण, इसी रिक्ति के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी निगेटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एज तुलना देखें तो वह उस इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तुलना में ये कोटर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसे हम लोग धनात्मक प्रकार का या पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये आपका 2 चालक यानी अर्धचालक की बात करेंगे तो चालक और अर्धचालक यानी एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का जो उपयोग है वो फिजिक्स में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसका उपयोग एन डायोड, पी डायोड, पी प्रकार का डायोड और एन प्रकार का डायोड बनाते हैं, और ट्रांजिस्टर बनाते हैं। एनपीएन और पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं, जो इलेक्ट्रिक संयोजन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दूसरा है चुंबकीय गुण। अगर हम चुंबकीय गुणों के बारे में बात करें तो चुंबकीय गुण आपके सभी पदार्थ जो होते हैं वह उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुणों का गुण उसमें उपस्थित होता है। तो चुंबकीय गुण उपस्थित या चुंबकीय गुण पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 गति करते हैं, एक कक्षीय गति करते हैं और एक चक्रण गति करते हैं। तो कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय गुण लगभग सभी पदार्थों में कुछ न कुछ पाया जाता है, कुछ न कुछ उसमें उपस्थित होता है, या उसके चुंबकीय गुणों के आधार पर या चुंबकीय गुणों के प्रति कुछ संवेदना सभी पदार्थों में कुछ न कुछ होती है। अगर हम चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस का वर्गीकरण करें तो उसे हम 5 वर्गों में बांट दिया गया है। उसे कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 5 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है आपका कौन सा? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ मीन्स ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपके क्या होंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये भी आप लोग जानते होंगे कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनके संयोजी कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं।
पृथक करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत चक्कर करते हैं तो एक के कारण धनात्मक चुंबकीय आघूर्ण और एक के कारण ऋणात्मक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, अर्थात इसमें चुंबकीय गुण बहुत ही कम होता है। अगर हम तीसरा एक लौह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ऐसे ठोस पदार्थ जो अनुचुंबकीय तो होते हैं, जिसके संयोजी यानी परमाणु के संयोजी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं वो सारे परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण है वो एक दिशा में होता है। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक दिशा में होता है। जब एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होगा तो सब आपस में जुड़ जाते हैं और वो प्रबल रूप से चुंबकीय पदार्थ बनते हैं, प्रबल रूप से चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो उसे हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में वही जो सभी पदार्थ हैं वो उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है एक का प्लस हो, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, यानी एक दूसरे के विपरीत हो तो सभी एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और फेरीलौह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो समान दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, परंतु एकाध दो जो होते हैं वो विपरीत दिशा में भी हो जाते हैं, तो उसे हम लोग फेरीलौह चुंबकीय पदार्थ, अर्थात कहने का मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ के बीच में फेरीलौह चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है। इनका गुण यानी इनका जो चुंबकीय शक्ति है वो थोड़ा सा प्रतिलौह चुंबकीय और लौह चुंबकीय के बीच में हो जाता है। तो ये आपके चुंबकीय गुण हैं। इनके जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे ये हो गया O2 हो गया, Cu डबल+ हो गया, ये तो चुंबकीय पदार्थ हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपके सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे, जैसे कि H2O हो गया, C6H6 हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ में आपके कौन से आएंगे? ये आएंगे आपके Fe आएगा, Cu आएगा, ये आपके लौह चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में MnO मैग्नीज ऑक्साइड आता है, और फेरीलौह चुंबकीय पदार्थ में आप लोगों का आता है Fe3O4। इस तरीके से आपके ये कुछ उदाहरण हैं।